टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। और आजकल माहौल ऐसा है कि कई सारे केसेस आए उत्तर प्रदेश में और एक नया केस भी आ गया है। और उसमें पत्नियों ने पतियों की हत्या कर दी। ये क्यों हो रहा है? ऐसी मानसिकता क्यों है? इसी पर बात करने के लिए देश की जानी मानी मनोचिकित्सक रेरी त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, थैंक यू। आप मेरठ वाली घटना आपने सुनी होगी, नीला हाँ ड्रम जी। फिर नीला जहर। आज बरेली से भी घटना आ गई, मैं वो उस पर बात करूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, पहले तो हमें इनके निजी क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हम्म, बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पहली बात तो हम्म, ये, हम हम्म, हस्बैंड वाइफ के बीच क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये हुआ, इसके हम्म, बारे में हमें जानकारी नहीं है। पर हम्म, ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, जो हमारे देश में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब हम्म, हम आप जैसे लोगों को अगर किसी से तकलीफ हो, तो हम किसी का मर्डर नहीं करते हैं, पर जो लोग हम्म, करते हैं ऑब्वियसली उनकी मानसिक स्थिति कुछ तौर पे इम्बैलेंस्ड ज़रूर है। तो हम्म, मेरे हिसाब से ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, कम है, इसको हम पहचानते नहीं हैं, तब तक हम्म, कि जब तक मामला इतना हाथ से निकल जाए। दूसरा हम्म, ये भी एक मुद्दा है कि बहुत सारी महिलाओं का इतने सालों तक जो सप्रेशन हुआ है, मेरे हिसाब से अभी ना वो पेंडुलम एक दूसरे एक्सट्रीम पे स्विंग हो रहा है। मतलब अ महिलाओं को पहले जितना शोषण हो रहा था, अभी महिलाएँ एक्स्ट्रा पावर लेके अभी वापस मुझे लग रहा है कि एक तरह से रिवेंज ले रही हैं, तो ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशंस आजकल देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी हैं इसमें, मेंटल हेल्थ का भी हिस्सा हो सकता है और इसमें जो रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, वो हम्म, भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, जो एक्चुअली बाहर वाले लोग इसके बारे में अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। जैसे अभी न्यूज़ में था, कोई 17 साल की वाइफ ने अपने हस्बैंड को जैसे मर्डर कर दिया, तो अभी उनके बीच क्या प्रॉब्लम था, वो हस्बैंड इसके साथ क्या व्यवहार कर रहा था, इनके क्या अंदर डायनामिक्स थे, वो हम जाने बगैर जज नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से। मैम, जो 3 केसों का जिक्र हम कर रहे हैं, 2 केस मेरठ हाँ के जी। हैं, जिसमें हाँ जी। एक नीले ड्रम वाला मामला आया था। फिर कल हाँ। जो स्टोरी आई उसमें यह था कि पहले गला दबा के मारा, फिर सांप से कटवाया। और तीसरी स्टोरी आज बरेली से हमने पढ़ी, जिसमें यह हुँ। था कि पहले जहर दे के मारा और फिर फांसी पर लटका दिया। और ये तीनों केस में प्रेमी के साथ मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। हाँ तो जी, हाँ। बहुत सारी चर्चाएं तो ठीक है, लेकिन ये हत्या तक मानसिकता कैसे जाती है? जैसे इसमें ये भी हो सकता है ना मैम कि भाई अगर किसी से किसी को प्रेम हो गया तो ठीक है, वो अपने उसके साथ चला जाए, उसके साथ रह ले। लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम दे, ये क्यों? मतलब ये बड़ा अजीब लगता है सुन के। हाँ, मतलब लोगों 2 इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो हमारा हम्म, समाज, आपने जितनी आसानी से बोला कि हाँ, चलो प्यार हो गया किसी से, उनके साथ चले जाओ, इतनी आसानी से महिलाओं को खास करके तो ऑप्शंस होते नहीं हैं। ये आपके लिए कहना आसान है, बट आप कितनी महिलाओं को जानते हो जिनको, समझो जिनकी शादी हुई है उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनको किसी से प्यार हो गया है और हम्म, उनको बड़े आसानी से बोला गया है कि ठीक है, आप अपना मैरिज डिवोर्स लेके आप अपने जिसके साथ पसंद है उसके साथ चले जाओ। वो महिलाएँ जिनके शादी में इतना अब्यूज़ है, शोषण है, वो भी नहीं छोड़ पाती हैं अपने हस्बैंड्स को। मैं ये हम्म, नहीं कह रही हूँ कि इसकी वजह से मर्डर करना चाहिए। मैं ये हम्म, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ ये हम्म, कह रही हूँ कि इसका रूट कॉज़ क्या हो सकता है। एक तो हम्म, ये है। दूसरा, हम्म, आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोगों के पास ये आइडियाज़ भी बहुत आने लगे। ये मेरा मानना है कि आजकल इतना सोशल मीडिया पे हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं जो शायद 10 साल पहले नहीं देख पाते थे। तो हम्म, इसमें भी कुछ हद तक लोगों हम्म, को अपनी परिस्थिति के साथ बहुत सारा डिससैटिस्फैक्शन है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें भी वो लाइफ़ चाहिए, हमें भी वो दुनिया चाहिए। तो वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, हम्म, उससे भी बहुत सारा क्लेश सिर्फ हम्म, शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं, हर एस्पेक्ट में आज आ रहा है। दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, सब में ये क्लेश, बिकॉज़ वो कंपैरिज़न होती है। और हम्म, तीसरा कि ये सारे आइडियाज़ जो होते हैं, किस तरह से हम्म। मारना, किस तरह से करना, क्या करना, प्लान, प्लॉट कैसे करना, ये भी मेरे हिसाब से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये कंटेंट हमें फीड किया जाता है। देखिए, आपने जो मैंने बात कही थी उसको आपने कहा कि ये बात बहुत आसान है कहना। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि आसान बात है ये कहना कि अगर किसी के साथ प्यार हो गया तो चला जाए।
लेकिन डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे लोगों को कन्विंस करते होंगे, बात करते होंगे, हाँ तो जी। क्या इसमें एजुकेशन की कमी है या इसमें कोई बीमारी है ये? मतलब मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हत्या जैसी वारदात नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये कोई बीमारी करेक्ट। है या एजुकेशन की कमी, क्या है ये? नहीं, देखिए बीमारी नहीं है ये, हम्म, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर रिश्तों में जैसे मैंने कहा आजकल एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं। हम्म, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में मुझे पता है कि हमें कहा गया था कि अगर शादी मतलब कोई मार-पिटाई नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है तो हस्बैंड ठीक है, मतलब खुश रहो ना, कमा के दे रहा है, खाना। आजकल लड़कियों के और लड़कों के एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से इतने ज़्यादा हैं, वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गए कि मतलब हर चीज़ में वो हम्म, परफेक्ट होना चाहिए और इसकी वजह से बहुत सारा डिससैटिस्फैक्शन मेरे हिसाब से आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कंपैरिजन, पहले हम्म, हमारी कंपैरिजन होती थी हमारे माँ-बाप की शादी से, हमारे दोस्तों, हमारे शहर में जो हमारे लोग थे उनके साथ। आजकल अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के गाँव में या शहर का एक बंदा हमारे हाथ में आ चुका है सोशल मीडिया से, फ़ोन से। तो हमारे जो लोग हैं, जो गाँव में हैं, जो छोटे जो अभी तक बड़े सैटिस्फाइड थे 20 साल पहले अपनी ज़िंदगी से, वो अभी ये सारी चीज़ें देख के उनको भी प्रश्न उठने लगे हैं कि हमें भी ये करना है, नहीं करना है, ये सही है, गलत है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या नहीं है। तो दुनिया छोटी होने का नतीजा भी ये है। दूसरा ये भी मैंने जैसे कहा कि इसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती या शोषण होता है, वहाँ कहीं न कहीं वो भड़ास कहीं और निकलती ही है, मैंने ये देखा हुआ है। जैसे मैंने कहा सब लोग तो जाके मर्डर नहीं करते हैं, कौन हम्म, लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं, तो उनकी ऑब्वियसली मेंटल स्थिति इतनी बैलेंस नहीं है क्योंकि वो इमोशनल स्पेस में आके भावुक होके वो कुछ हम्म, ऐसी चीज़ कर लेते हैं, वो बाद में शायद 10 दिन बाद पछताते भी होंगे कि हमने गलत कर दिया। बिल्कुल। पर वो जो आवेग में आके वो जो इमोशनल होके जो डिसरेगुलेट जो हम उसको डिसरेगुलेशन बोलते हैं, मतलब कि हम्म, हमारा जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम इस तरह से इम्बैलेंस हो चुका है कि हम रैशनली नहीं सोच सकते, हम भावनाओं के वो बाढ़ में आके चीजें कर लेते हैं। ये क्यों होता है? ये भी कहीं ना कहीं उनके अनुभवों का वजह से होता है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज की वजह से होता है। अगर उनको ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनको कोई मानसिक किस्म की बीमारी है जो पकड़ी नहीं गई है, जो डायग्नोज नहीं हुई है, तो ये सारी कारण की वजह से, इसकी वजह से डिस्कॉर्ड नहीं होता है, बट इसकी वजह से लोग ऐसे स्टेप्स लेते हैं। अच्छा, मैं जहां तक समझ पाया कि आपने ये कहा कि भाई अगर मानसिक शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है या घर में कोई दिक्कत है तो इस तरह से चीजें होती हैं। मैं एक केस पर आपसे बहुत खुल के बात करना चाहता हूँ। वो जो मुस्कान वाला केस था, मेरठ का नीला ड्रम वाला, उसमें उस लड़की ने जो पहली शादी की थी वो भी लव मैरिज की थी हाँ जी। और लड़का नेवी में था, हाँ जी। वो बाहर रहता था और इसी दौरान उसको किसी और से प्यार हुआ और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर के उन्होंने नीले ड्रम में मार के रखा। तो उसमें इस तरह की कोई बात हो सकता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन उसके उसके पूरी जब मैंने केस स्टडी की तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें ऐसी आई नहीं थी। तो लगा कि ऐसा क्यों हुआ? तो आपने सोशल मीडिया वगैरह का जिक्र किया। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये कैसे पहचाने, किसी की प्रवृत्ति अगर ऐसी है तो हाँ, उसको कैसे पहचाने? देखिए वो केस में शायद वो ड्रग्स भी लेते थे ना, हाँ, बिल्कुल, रिक्रिएशनल बिल्कुल। ड्रग्स लेते हाँ, थे। हाँ, अभी हाँ, देखिए बिल्कुल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई इंसान हुँ, शराब या रिक्रिएशनल ड्रग्स लेता है तो उसकी सोचने की क्षमता, उसका जो रैशनल थिंकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हुँ, वो ड्रग्स के नशे में भी लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे खुद को नुकसान हो, दूसरे को नुकसान हो। तो उस जो वो वाले केस में मैं ड्रग्स का और वो रिक्रिएशनल ड्रग्स का एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर मानूँगी। पर हुँ, ये है कि कैसे पहचाना जाए, तो मैं तो हुँ, ये कहूँगी कि हमें वो लक्षण दिखने चाहिए एक इंसान में, अगर जब वो इंसान बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम है अपने भावनाओं में या हर छोटी-सी चीज़ पे उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। हमें लग रहा है कि वो अपनी भावनाओं को मैनेज नहीं कर पा रहा है या हर चीज़ में एक्सट्रीम रिएक्शन दे रहा है, तो ज़रूर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसमें कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हमारे देश में एक्चुअली बहुत कम है। आज रिसर्च ये कहता है कि 7 में से 1 इंसान को इंडिया में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। मतलब आप सोचो ना कि हर 2 परिवार में से 1 जन को तो पक्का है। हुँ, फिर भी कितने लोग आज खुल के इसके बारे में बात करते हैं या इसके बारे में कुछ कर भी लेते हैं, हेल्प लेते हैं।
नहीं हो रहा है हमारे समाज में। तो अगर समझो ये भी किस्सा मेरठ वाला जो हुआ, अगर वो लड़की या जिसके साथ वो थी, अगर उन्होंने अपने इश्यूज कहीं किसी से शेयर किए होते या उनको कुछ मानसिक तौर पे इम्बैलेंस थे और अगर उन्होंने शेयर किए होते तो शायद किसी की जिंदगी बच सकती थी। अगर उन्होंने काउंसलिंग लिया होता, किसी ने उनको अच्छे तरीके समझाए होते किस तरह से उनके मतलब मर्डर करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है और कौन से तरीके हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के, वो अगर इनको किसी ने समझाया होता या वो समझ पाते तो शायद ये चीज नहीं होती ना। आपने रिसर्च का हवाला दिया कि हर 7 में से 1 लोग हैं हाँ, परेशान। हाँ जी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है क्योंकि अगर आप किसी से कहिए आस-पास अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप हम्म। अच्छे किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, सलाह लीजिए, तो टालते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हम थोड़ी और ना पागल है, हम थोड़ी ना हाँ, पागल है। अभी हाँ। देखिए शादी मैरिटल प्रॉब्लम्स में भी कई बार हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हुँ, शादी में भी हम क्या है, हमारा एक नैरो परसेप्शन लेके आते हैं, हमारा जो पार्टनर है वो भी वो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है और ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो। और हमारे हुँ, रिश्तेदार जब हमको हेल्प कर रहे हैं बीच में घुस पड़ते तो वो भी अपना एजेंडा, वो भी भावुक ही हो जाते हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं। तो एक हुँ, न्यूट्रल, एक ऑब्जेक्टिव, एक रैशनल बैलेंस पर्सपेक्टिव शादीशुदा जीवन में भी किसी का चाहिए, जो मिलता हुँ, नहीं है। हमेशा हुँ। लोग दोनों तरफ से आग में घी डालने वाले ही मिलते हैं ज्यादातर, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही, राइट? बिल्कुल जेन्युइन हाँ, बात है, बहुत तो कम लोग उनको खुल के ड्रामा बोलते हैं, देखने का बड़ा लेकिन मजा आप आता है। देखिए आप कह रही हैं तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, बहुत खुल के कह रही हैं आप और ये हाँ, बहुत और सही बात लोगों आप को कह क्या रही है, हैं, ड्रामा, प्रैक्टिकल बात है। लोगों को ड्रामा देखना अच्छा लगता है, लोगों को ये सब चीजें भी ऐसे, हाँ चलो लड़ लड़े हम देख लेते हैं। बहुत हुँ, कम लोग हैं हमारी लाइफ में जिनको वाकई में हमें हेल्प करने का इरादा होता है, और हुँ, अगर ऐसे लोग परिवार में नहीं है तो प्रोफेशनली हेल्प लेनी चाहिए। हुँ, तो क्योंकि ये सब चीजें यही बताती है मुझे, तो ये सब देखिए, हम इतना मैरिटल काउंसलिंग करते हैं लोगों का, हमें पता है कि सबको तकलीफ है, एजुकेशन, मनी, कंट्री, रेस, इसका कोई लेना देना नहीं। जहां दो इंसानों को साथ में जिंदगी भर रहना है ना, वहां तकलीफ होती ही है। इसका कोई कंट्री, रीजन, धर्म, संप्रदाय या कोई पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं है। हर जगह पे ये है। पर किस तरह से आप उसके साथ डील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कपल को कोई मिल जाए जो उनको हेल्प करे, जो उनको, अगर आपको अलग भी रहना होना है तो अच्छे तरीके हैं अलग होने के, राइट? बिल्कुल सही या है। तो साथ रहने के अच्छे तरीके हैं, पर हुँ, ये इसके लिए कोई हेल्प नहीं लेता है। लोग यही मानते हैं कि अगर हम पागल हैं तो हमें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट हमारे पास तो जो क्लाइंट्स आते हैं इसमें कोई पागल नहीं है, सब बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बट सब ये जानते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस या हमारी लॉजिक हर सिचुएशन में काम नहीं आती है। कई बार हमें इस यही परिस्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, एक अलग गाइडेंस की जरूरत है, तो ही हम इसमें से निकल आएंगे। तो एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ मैं कि आपने कहा कि पहले 20 साल पहले नहीं था, आपने अपना भी हम्म, ज़िक्र किया और हम लोग भी अपने घर में देखते आ रहे हैं। हाँ, तो क्या आने वाले वक़्त में ये और बढ़ जाएगा? मुझे यही डर है कि आने वाले वक्त में ना ये सब चीजें बहुत आसान हो रही हैं, और इसमें हुँ, कल्चरल हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स है वो भी डाइल्यूट हो रहे हैं। क्योंकि आजकल देखिए, जो गालियां हम कभी नहीं सुनते थे आजकल सोशल मीडिया पे खुलेआम सुनने को मिल रही हैं। हाँ, मैं हाँ, ये नहीं हाँ। कह रही हूँ कि सही है कि गलत है, पर मैं ये फैक्ट स्टेट कर रही हूँ कि ये इस तरह से समाज हमारा बदल रहा है। आज हुँ, तक मुझे नहीं, जब मैं बड़ी हुई थी तो इतनी सारी खून, मर्डर्स, ये सब चीजें हमें नहीं देखने को मिल रहा था। आजकल सोशल मीडिया पे आपने एक रील देखी तो आपको 50 रील एल्गोरिदम दिखाएगा मर्डर के बारे में, अब्यूज के बारे में, वायलेंस और शोषण के बारे में। तो इस हुँ, तरह से सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी हमारी थिंकिंग को एक तरफा हुँ, कंटिन्यूअसली कंटेंट दे रहे हैं, जिससे मेरे हिसाब से जो गलिबल लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादा जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं ऐसी चीजें करने के लिए। हुँ, क्योंकि क्योंकि ये हमको ना कांस्टेंट, और ये फोन और सोशल मीडिया से तो मुझे बहुत डर है कि कहाँ ये पहुंचेगा। बिकॉज आपने तो बड़े बड़े लोगों की बात की, मैं तो बच्चों की बात कर रही हूँ ना। हुँ। बच्चे भी आजकल इतने एडिक्ट हो रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को मारते हैं, पीटते हैं, खुद को मारते हैं, आत्महत्या करते हैं अगर फोन लिया जाए उनसे। तो हाँ, बिल्कुल है। कितनी बिल्कुल हद सही। तक ये हमारे समाज में आ चुका है, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से डरावना ट्रेंड है। तो क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसा है कि आपने अगर एक टाइप का कंटेंट देखा ना, तो आपको 50 वही टाइप का कंटेंट वो दिखाएगा। तो इस तरह से लोगों को एक अलग नजरिया देखने को मिलता ही नहीं है, वो लोग वही चीज उनको फीड की जाती है बार बार।
तो इस तरह से लोग इस प्रकार की बिहेवियर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आजकल सुसाइड, आत्महत्या कितनी हो रही है, ऐसे मर्डर्स कितने। मैं बात महिलाओं की कर रहा हूँ, उसी पे लौटूंगा, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं कल की एक खबर बता देता हूँ। हाँ कल मैं जी। एक खबर पढ़ रहा था जिसमें यह था कि एक लड़का था, उसको गांव की एक लड़की से प्यार हो गया। उसने कहा हम शादी करेंगे। लड़की ने कहा कि अपनी माँ से ये कह दो कि वो घर मेरे नाम कर दें। माँ ने मना कर दिया। जाहिर बात है, लोग मना करेंगे ही क्यों। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी माँ की हत्या कर दी। अरे बाप रे, ये मतलब मुझे ऑनेस्टली ये कितनी हद तक ये लोगों की सोचने की क्षमता कम हो गई है, ये मुझे शॉकिंग लग रहा है। और मैं ऑनेस्टली ये कहूंगी कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, और इसका बहुत सारा हिस्सा हमारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इस तरह का हो रहा है कि हम कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखो, अगर आप फोन लेके बैठोगे और इंस्टाग्राम खोलोगे तो आप हर 2 सेकंड 30 सेकंड पे रिएक्ट करते हो। आपको सोचने का, जो आपने कंटेंट देखा उसके बारे में सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का समय दिया ही नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से जितना भी हम ये सब यूज कर रहे हैं, हमारी सोचने की क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है और हम रिएक्टिव ज्यादा हो रहे हैं। मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे भी मैं देख रही हूँ, मैंने अगर कोई कमेंट की तो लोग कमेंट पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ 4 वर्ड्स उसमें से पढ़ के अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं। उनको पता भी नहीं है, पूरा सुनते भी नहीं है और लोग रिएक्ट करने लगते हैं। ये क्या है? ये हमारा जो है ब्रेन कुछ नई तरह से रीवायर हो रहा है, ये सब जो स्टिम्युलेटिंग कंटेंट की वजह से। और मेरे हिसाब से ये, अगर हमने फोन और सोशल मीडिया के यूजेज के बारे में कुछ किया नहीं तो ये और भी परिस्थिति और भी खराब हो सकती है। टीवी भी 24 घंटा चला चला रहता है, यही प्रॉब्लम है। हम सोचते ही नहीं, पहले हम पेपर पढ़ते थे, साइड पे रखते थे, थोड़ा सोचते थे कि क्या पढ़ा हमने, इसमें हमारे क्या विचार है, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आज ये टाइम ही नहीं है किसी के पास। चूंकि आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि और बात करके लोगों को जागरूक किया जाए। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। अपने आसपास में लोगों को देखता हूं कि उनके पास नहीं भी काम है, अगर उनके व्हाट्सएप पे कोई नहीं मैसेज आया है, उनके इंस्टा पर कोई नहीं मैसेज आया, फिर भी वो खोल के देखते हैं, फिर रख देते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर रख एडिक्शन, देते हैं। एडिक्शन, एडिक्शन। इसके अलावा मैंने देखा कि टीवी चलती रहती है, फिल्म देख रहे हैं वो टीवी पर, लेकिन फोन पे व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई मैसेज नहीं है, किसी को मैसेज नहीं करना है, लेकिन वो रख दे रहे हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर कितना फर्क पड़ता है? इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेटेड रहता है। स्टिम्युलेटेड मतलब एक्साइटेड, पूरा हम्म। टाइम हमें कुछ ना कुछ चाहिए। हम स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, हम 10-15 मिनट बोर नहीं हो रहे हैं। हम हम्म। खाली दिमाग रख के सोच के बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली, हमें एग्जैक्टली जिस तरह से शराब और ड्रग हमें वो एक हाई देता है, एग्जैक्टली अभी उसकी जगह पे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रील्स आ रहा है कि हमें कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेशन चाहिए। कंटेंट देखा, चलो आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। तो एक कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी को एक क्रेविंग होती है, वो हम्म। डोपामीन रिलीज होता है, एक हार्मोन जिससे हमें हाई फील होता है। और फिर हम्म। इसके बाद एकदम लो आ जाता है फीलिंग, क्योंकि एकदम फिर वो डिप हो जाता है हार्मोन लेवल। तो हम्म। ये जो एक्सट्रीम स्विंग्स है, ये हम्म। इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा हम्म। कि हमारा एक ही चीज पे ध्यान रखना, फोकस और कंसंट्रेशन की क्षमता बहुत हद तक खत्म हो रही है, बिकॉज हम हम्म। एक साथ 4-5 चीजें कर रहे हैं और हमेशा एक साथ 4-5 चीजें करने की आदत हो गई है। तो कोई भी एक चीज पे 100%, एक आप किताब लेके 10 पन्ने भी आज लोग एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, एक पन्ने के बाद फोन देखते हैं, फिर एक पन्ने के बाद कुछ और देखते हैं। तो हम्म। हमारा ब्रेन एक अलग तरीके से रिवायर हो रहा है। और ये जो है बहुत डरावनी चीज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस तरह से कुछ रिवायर हो रहा है कि ब्रेन स्टॉप ही नहीं कर रहा है। ब्रेन रोक के, सोच के, समझ के रिस्पॉन्स देना ये भूल रहा है और हर चीज में रिएक्ट करना सीख रहा है। तो इसकी वजह से समाज में ऐसी और चीजें बढ़ती ही रहेगी अगर हम हमारे ब्रेन को रीवायर ना करें। फोन अगर हमने 1 घंटा भी साइड पे रख दिया और एक किताब लेके बैठे तो हमारा ब्रेन दोबारा सोचने की क्षमता करने के लिए सीखेगा, बट वो हो नहीं रहा है।
अच्छा, ये तो करना ही चाहिए, ये तो आपने सलाह दे दी। लेकिन जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, पता नहीं इस देश में क्या क्या हो रहा होगा, लोगों के जहन में क्या क्या चल रहा होगा, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अगर इस तरह की चीज किसी के दिमाग में आ रही है, जो जैसा कि बरेली में हुआ, जैसा कि मेरठ में हुआ, किसी हाँ, महिला के जहन में अगर इस तरह हाँ, की चीज आ रही है, उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं चाहता हूं कि लोग जागरूक हों, लोग इस तरह से कदम बिल्कुल ना उठाएं। तो आप उनको थोड़ा बताइए कि कैसे वो जागरूक हों, उनके जहन में अगर जरा से भी कोई चीज ऐसी आती है तो वो क्या करें? पहले तो एक ऐसे इंसान से बात करो जो आपको जज ना करे, जो आपको डांटे पीटे और एडवाइस ना दे, बट जो आपके साथ बैठ के आपके मन की बात सुने। कई बार मन की बात बताने से ही वो जो होश है, जो आक्रोश है, वो कम हो जाता है। तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि किसी ऐसे इंसान, दोस्त, फ्रेंड, नेबर, किसी के साथ भी बात करें कि आपको क्या तकलीफ है। और अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है तो आजकल तो प्रोफेशनल हेल्प ऑनलाइन भी मिल रही है। लोग आजकल गूगल से भी कुछ हेल्प ले रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि लिखो अपनी तकलीफ या किसी से बात करो। 5 लोगों को पूछो कि आपके मन में क्या हो रहा है, और कई बार बात करने से ही आपको सुझाव मिलेंगे। और अगर कोई आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा है तो आप भी उनको जज ना करें, आप उनको डांटे नहीं, उनको लेबल ना दे, बट उनकी बात सुने और कहीं से उनको एक अलग नजरिया देने की कोशिश करें। और आप भी रिएक्ट ना करें, अरे ऐसा कैसे कर सकते हो, अरे बाप रे, ऐसा करने के बजाय आप शांति से सुने उनकी बात, उनको 2-3 और अलग पर्सपेक्टिव दे, नजरिए दिखाएं, और जज ना करें। बस यही बात है। आज जजमेंट की वजह से लोग अपनी मानसिक प्रॉब्लम्स को लेके बाहर नहीं आ रहे हैं। तो हमें एज अ सोसाइटी इनको जज करना बंद करना है और ऐसी जगह बनानी है जहां पे वो आके बात कर सके। ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइन भी देखिए, अवेलेबल अभी है। अभी आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि हमारा समाज और हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि अगर कह दिया तो जज तो करेंगे ही, लेकिन जज करते हैं। व्यक्ति को संभलने के लिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल। बात करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से बात करिए। आपने अच्छा कहा कि ऑनलाइन प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी कर प्रोफेशनल है, बिकॉज हाँ, प्रोफेशनल इंसान देखिए आपके साथ इमोशनली नहीं जुड़ा होता है, तो हाँ, वो आपके ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो आपको हाँ, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर सकता है। बट हुँ, कई बार ये होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन भी है। और हुँ, किसी के लाइफ में एक तो दोस्त होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जो उनको सपोर्ट करे या उनकी बात सुने। तो मैं तो माँ-बाप को कहूँगी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा दोस्त दोस्त भी बनाना सिखाइए। एक हुँ। अच्छा दोस्त अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। एक मैसेज आया मेरे पास सोशल मीडिया के थ्रू और उन्होंने ये कहा कि आपने सवाल पूछा और मैम ने ये कहा कि किसी न किसी हिंसा की शिकार होती हैं, कहीं न कोई हाँ। दिक्कत होती है इसलिए वो ऐसा करती हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो लड़के उनका साथ दे रहे हैं मर्डर में उनके लिए उनसे उनके साथ क्या होता है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगेन एज अ मतलब मनोचिकित्सक होने के तौर पे मैं रैंडमली कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ ना। हर एक के साथ बात करके समझ आ सकती है कि इनके क्या इसमें इंटरेस्ट है, इनका क्या हुँ, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इनका कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट है, इन हुँ, ये लड़कों को भी कुछ इससे क्या मिल रहा है, क्या कुछ इमोशनल मिल रहा है, क्या कुछ पैसे के तौर पे कुछ इसमें इंटरेस्ट है, या कुछ ऐसे ही उनको मैस्कुलिन दिखाना है, अपनी मैस्कुलिनिटी दिखानी है, इसलिए क्या ऐसा कर रहे हैं। या जो प्यार और रोमांस के नाम पे जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, पिक्चरों में, कि प्यार के नाम पे मार दूंगा, प्यार के नाम पे कुछ भी कर लूंगा, तो ये हुँ, होश में आके ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, ये तो हमें उनसे बातचीत करके ही पता चलेगा। बट ये सारे फैक्टर्स हैं इसमें। हुँ। तो और रही ये देखिए, जी। रही रही औरतों की बात, मैं हुँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि हमारे समाज में इतने सालों तक जिस तरह से औरतों को दबाया गया है, मतलब उनको कोई ओपिनियन नहीं है किसके साथ शादी, जो बोले उसके साथ शादी कर लो, जहाँ जाके शादी निभाओ, कितना भी नहीं अगर अब तो बदल टॉक्सिक गया है। एनवायरनमेंट। अब तो हाँ? वक़्त बदल गया। अब तो वक़्त बदल गया। नहीं, मतलब अब अभी तो इसलिए ऐसा कह रही नहीं। हूँ, तो ये होने की वजह से अभी क्या हो रहा है कि महिलाएं दूसरी एंड पे आके बिल्कुल हाँ, सब चेंज हो रहा है। हुँ, अभी उतने मर्द बेचारे अभी हमारे पास थेरेपी लेने आते हैं कि हमारी बीवियां हमें पीटती है, हमारी हुँ, बीवियां हमें मारती है, हम कह नहीं सकते, बट हमारी बीवियां बहुत वायलेंट है, हुँ। और बच्चे की वजह से हम निकल नहीं सकते। तो मैं कह हाँ, रही हूँ कि अलग नहीं टाइम्स कर बदल रहा है, पर हुँ, ये भी है कि महिलाएं एक एक्सट्रीम फॉर्म पे अभी आ गई हैं कि अभी तो हुँ, कुछ कर हमें अभी तो इतना भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पहले अगर 100 टॉलरेट कर रहे थे, तो अब 1 भी नहीं करना है, ऐसा हो रहा है हुँ। परिस्थिति। ये भी सोशल मीडिया का इसमें भी योगदान है? नहीं, देखिए परिवार का भी है। मैंने देखा है हुँ, बहुत सारी लड़कियां ना जिन्होंने अपनी माँ को देखा है
कि मेरी माँ ने इतना शोषण हुआ है मेरी माँ के साथ, मेरी माँ जिंदगी भर दब के रही है, तो ये लड़कियां ना फिर जिंदगी भर बचपन से सोचती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं टॉलरेट करूंगी, और फिर वो लड़कियां ज्यादा अग्रेसिव बन जाती है, बिकॉज उनको दिमाग में बहुत स्ट्रांग प्रोग्राम है कि मुझे मेरी माँ की तरह नहीं बनना है, मुझे मेरी दादी की तरह नहीं बनना है। और जाने अनजाने में वो एक्सट्रीम हो जाती है, मतलब तो ये एक कारण है। तो इसके लिए अब क्या, ये मुझे एक चीज और समझनी है आपसे कि आपने लड़कों के बारे में कहा कि भाई वो साथ देते हैं, उसके पीछे उनका कोई अपना स्वार्थ रहता होगा, लेकिन ये तो अंधापन है ना। अगर किसी का मर्डर में साथ देना तो ये अंधापन है। चाहे आप सारे के सारे जेल में हैं, सारे के सारे जेल में, सबकी जिंदगी बर्बाद है, परिवार की जिंदगी अलग बर्बाद है। देखिए, अगर मैं न्यूरोसाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना आपको, मतलब ब्रेन स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन लोगों का वो ब्रेन का हिस्सा जिसमें रैशनल थिंकिंग की क्षमता है वो शट डाउन हो जाता है। क्यों शट डाउन हो जाता है? उनका वो जो इम्पल्सिव बिहेवियर वाला जो ब्रेन का हिस्सा है ना, वो वहां से ऑपरेट करते हैं। और जब भी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि डिसरेगुलेट हो जाते हैं, इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, बहुत एंगर में आते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी में आते हैं, या हमें हमेशा खतरा लगता है हर बात का, तो हम लोअर ब्रेन से ऑपरेट करते हैं। और जब लोअर ब्रेन ऑपरेट करता है तो ऊपर का ब्रेन है जिसमें वो क्षमता है सोचने की कि आज मैं ये करूंगा तो 10 साल बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो ब्रेन हमारा शट डाउन हो जाता है, वो काम नहीं करता। इसीलिए यही लोग जब वो मोमेंट में आते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, तो लोअर ब्रेन से इंपल्सिव बिहेवियर से ऑपरेट करते हैं, इंपल्स कंट्रोल सेंटर इनका बंद हो जाता है। फिर बाद में हफ्ते बाद या शांत हो जाता है गुस्सा, तब इनको समझ आता है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर ली, हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए यही उपाय है कि हमें थोड़ा सा अपना रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम रेगुलेट करना सीखना चाहिए। हमें थोड़ा समझना चाहिए कि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी किस तरह से परिस्थितियों में रिएक्ट करती है। और अगर हम थोड़ी बहुत ऐसी तकनीकें भी हैं जो सीख पाए, तो हम एटलीस्ट कुछ ऐसा करने से पहले एक गहरी सांस ले, पॉज करें और सोचें कि भाई ये करना कितना जरूरी है, या मुझे अभी रिएक्शन देना जरूरी है कि मैं इसके बारे में 10 मिनट सोच के फिर रिएक्शन दूं। अगर ये 2 सेकंड का भी पॉज हम देना सीखे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होगी। ये चीज हमेशा वो पॉज नहीं होता है, इसीलिए हो जाती है। एक ट्रिगर आया, एक स्पार्क आया और ब्लास्ट हुआ, तो वो पॉज नहीं होता। वो पॉज करना हमें सीखना है। और बहुत ये सीख सकते महत्वपूर्ण, हैं। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कम से कम जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में 10 मिनट सोचिए, लंबी सांस लीजिए और कम से कम उसके बारे में सोचिए, पॉज लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो आप करने जा रहे हैं वो अच्छा है, सही है, गलत है या बुरा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे हमसे जुड़ने के लिए और आपसे बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इतनी सारी थैंक यू, अच्छी जानकारी आपने दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।